हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हेल्दी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कुछ खास बातें बताने वाली हूँ। आज मेरे पास कपल्स आते हैं, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं उनकी लाइफ में, और कुछ बातों को इग्नोर करने की वजह से उनका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो जाता है। आपको समझना होगा कि कुछ ही खास बातों का ध्यान रखकर आप अपने रिलेशनशिप को नरिश कर सकते हैं। तो आपको आज इस वीडियो में यही सीखने के लिए मिलेगा, और आपको वीडियो के लास्ट में आपने आज इस वीडियो से क्या सीखा ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताना है। आप दोनों साथ में बैठकर एक्सरसाइज करें, ऐप को डाउनलोड कर लें और साथ में मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ये भी आपके रिलेशनशिप को हील करेगी। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, उसको ज़रूर पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग जीवन साथी जो बनाते हैं, अब उस साथी के साथ हमें अपना जीवन बिताना होता है, और जिस साथी के साथ पूरा जीवन ही बिताना होता है तो क्यों ना एक प्यार भरा रिश्ता उसके साथ मेंटेन किया जाए, ताकि जीवन में आनंद ही आनंद हो। लेकिन आज इस जीवन में कुछ कलह भी जुड़ जाता है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ हमसे होती रहती हैं और फिर धीरे धीरे हमारी आदत बिगड़ जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जिस पर्सन को हम अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, हमने रिश्ते को शुरू करते वक्त कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस रिश्ते को हम पहले ख़राब कर देंगे, फिर हम खुद भी टॉर्चर होंगे, दूसरे को भी टॉर्चर करेंगे, और लड़ते झगड़ते जो है ना रोज़ कलेश मन से इस रिश्ते को निभाएंगे। ऐसा तो किसी ने भी सोचकर रिश्ता नहीं बनाया था ना। लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में कलह आने लगे हैं। बात कई बार जो है ना डाइवोर्स तक, या किसी एक पार्टनर के डिप्रेशन में जाने, या फिर सुसाइडल अटैम्प्ट तक, या फिर बच्चों को भी सफ़र करना पड़ता है, फैमिली को सफ़र करना पड़ता है, तरह तरह की और हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो समझते हैं किन बातों का खास ख्याल रखना है। नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर। भाई, आपका वो जीवन साथी है, आप उसके बॉस थोड़ा ना है कि डरा धमका कर उसको रखेंगे। और जब दो लोग शादी कर साथ में जुड़े तो उनकी एक एज होती है। कोई 20 साल में शादी कर रहा है, कोई 25 साल में कर रहा है, कोई 30 साल में कर रहा है। तो उससे पहले उनकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई होती है, उनका अपना माइंडसेट, उनके बिलीफ, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को कई बार अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, और बहुत सारे ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं, बहुत सारे और डिफरेंसेस रह जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों में मुंह फुला लेना, खाना ना खाने की धमकी देना, या फिर किसी और तरीके से किसी पर्सन को चीख चिल्ला कर डराना, या फिर तुम अपने घर चले जाओ, या फिर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, इस तरीके से, या फिर जो है ना इस तरीके का। कुछ लोग तो और भी एक्सट्रीम में टैंट्रम शो करते हैं कि अपने आप को रूम में लॉक कर लिया, दूसरा पार्टनर डर रहा है बुरी तरीके से कि अरे अंदर चलकर कुछ हो ना जाए। तो इस तरीके से जो थ्रेटनिंग बिहेवियर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं रिश्ते में। आपको समझना होगा, थोड़े बहुत मनमुटाव हर रिश्ते में हो जाते हैं, लेकिन उनको सुलझाने की बजाय अगर आपका दूसरे को डराने धमकाने पर फोकस चला जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम तो कभी ठीक होगी नहीं। तो जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम देखें तो दूसरे को डराने धमकाने, मुंह फुलाने, रूठने वगैरह में, इनमें टाइम बर्बाद करने की बजाय उस चीज़ को सुलझाने में विश्वास रखें। नोटिस करें कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है रिश्ते में, और बैठकर अपने पार्टनर के साथ उसको सुलझाने के लिए बात करें। खुद से समझ लेती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको रिलेशनशिप काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, इतने सारे लोग होते हैं जो आप ही के सर्विस देने के लिए बैठे हुए हैं, उनको ज़रूर अप्रोच करना चाहिए। लेकिन ये डराना धमकाना, किसी भी तरीके से छोटी धमकी से लेके बड़ा धमाका कुछ नहीं करना है। इससे रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि एक इंसान के अंदर फियर पैदा हो जाता है। तो ये जो जब आप थ्रेट देते हैं तो क्या हो जाता है इससे अंदर फियर, और फियर जब डेवलप हो जाता है तो फियर के उसमें अकेला नहीं आता, ये ओवर थिंकिंग को भी लेकर आता है साथ में। अब जब कोई इंसान ओवर थिंक कर रहा होता है, वो डरा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वहां पर क्या हो जाता है, उसका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। अब जब उसका एक्सप्रेशन ही ब्लॉक कर दिया तो क्या है, कुछ खास तौर से फीमेल्स डरी डरी सी रहती हैं, वो कोई बात कहती नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है कि उनके हस्बैंड का किस तरीके से रिएक्शन आएगा। कई बार बहुत सारे मेल्स भी सफोकेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ बहुत ओवर रिएक्टिंग होती हैं, छोटी छोटी बातों पर उनको थ्रेट देती हैं, बच्चों को छोड़ के चली जाऊंगी, बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, मर जाऊंगी, ये। तो इस तरीके से क्या है, दूसरे इंसान के अंदर डर पैदा हो जाता है, वो अंदर अंदर सफोकेट होता रहता है, उसका एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाता है। तो ये गलती अगर आपसे हो रही है तो इमीडिएट इफेक्ट से आपको बंद करनी है, तभी आपका रिश्ता सुधरेगा। दूसरा, रिस्पेक्ट। हर इंसान रिश्ते में रिस्पेक्ट चाहता है। किसी ने आपसे शादी कर अपनी आइडेंटिटी थोड़ी ना खोती है, बिल्कुल। आपको उसके जो इंडिविजुअलिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी है।
उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना है, उसकी छोटी बड़ी डिज़ायर्स को रिस्पेक्ट करना है। कई बार आप हर बात मान नहीं सकते, कई बार आप हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी इंसान को प्यार से समझा तो सकते हैं। अब आप कहेंगे जी समझाने तो सारे समझते नहीं हैं, आप कोशिश तो कीजिए, हो सकता है आपके समझाने में ही कमी हो। समझाने वाला होना चाहिए, समझ में सबको आ जाता है। आप किस चीज़ को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं उस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाले के दिमाग में वो कितना जाएगा। तो आपको दूसरे पर्सन को इनफ रिस्पेक्ट देनी है। कई बार क्या होता है, इस तरीके की चीज़ें कंप्लेंट लेकर मेरे पास आते हैं कपल्स की, मैम रास्ते में इनका कोई दोस्त मिल जाता है तो ये तो खड़े होकर बातें करने लग जाते हैं, मुझे तो कई बार इंट्रोड्यूस भी नहीं कराते। तो ये क्या है, आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। आपके साथ कोई है तो आपको उसे इंट्रोड्यूस तो कराना चाहिए ना, तभी तो उसको रिस्पेक्टेड फील होगा। ठीक है, आपका दोस्त है पुराना, आप आराम से गपशप लड़ा सकते हैं, बट जो आपके साथ में है उसको तो इंट्रोड्यूस कराकर आप उसे रेस्पेक्ट दे सकते हैं। तो छोटी बड़ी बातों में कई बार परिवार में इतनी बातें हो जाती हैं कि मान लीजिए किसी की बात काटी जा रही है, तो एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जो उसका मायका है उसमें अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दिलाना। ऐसे ही एक लड़की की जिम्मेदारी है उसके ससुराल में एक लड़की को रिस्पेक्ट दिलाना। कहीं पर भी अगर लग रहा है कि आपके पार्टनर के रिस्पेक्ट पर कोई बात आ रही है तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना होता है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की गलती है तब भी आपको उसको रिस्पेक्टफुली ही समझाना होता है। ये नहीं कि उसको पब्लिकली इंसल्ट कर दिया, 4 लोगों के सामने उस पर चिल्ला दिए हैं, तो क्या होगा, वो सिचुएशन तो चली जाएगी लेकिन वो जो घाव है ना वो उसके दिल में रह जाएंगे और वहां पर उसको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील होगा और उसकी वजह से उसे गलती तो समझ में आएगी नहीं कभी भी, बल्कि आपका रिश्ता और खराब हो जाएगा। तो अगर आपके पार्टनर से कोई गलती भी हो जाती है तो उसको रेस्पेक्टफुली अकेले में, कहते हैं ना, कोने में ले जाकर किसी की गलती समझाओ और तारीफ पब्लिकली करो, क्योंकि जब आप तारीफ पब्लिकली करते हैं तो पर्सन को बहुत ही रिस्पेक्टेड फील होता है, उसकी सेल्फ स्टीम जो है ना अप हो जाती है और उसकी गलतियां भी जब आप अकेले में ले जाकर उसे बताते हो तब भी वो पर्सन रिस्पेक्टेड फील करता है, क्योंकि उसे लगता है कि आपने 4 लोगों के सामने उसकी इज्जत रख ली। तो आपको ये रिस्पेक्ट क्यों देनी है, क्योंकि इससे उसकी सेल्फ स्टीम, आपके पार्टनर की जो होती है ना, वो सेल्फ स्टीम अप हो जाती है। तो सेल्फ स्टीम को अप करने के लिए आपको रिस्पेक्ट फील कराना ही कराना है अपने पार्टनर को। इसी तरह से ट्रस्ट एंड सपोर्ट। अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है, ठीक है, घर में जैसे कई बार छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, और आप उसे शक की नज़रों से देख रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। मान लीजिए आपका पार्टनर बाहर काम करने जाता है, आप उसमें ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, चाहे फीमेल है वो अपने हस्बैंड पर जो है ना शक कर रही है, अपनी असम्पशंस के बेसिस पर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप कर लिए हैं। इसी तरीके से मेल है, मान लीजिए वो अपनी वाइफ पर इस तरीके से डाउट कर रहे हैं, या फैमिली में कोई भी बात है इस तरीके से। कई बार क्या होता है कि देवर और भाभी का बड़ा क्लोज एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता भी होता है, तो उसमें भी कई बार ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। तो किसी भी असम्पशन के बेसिस पर आपको अपने अंदर ट्रस्ट इश्यूज डेवलप नहीं कर लेने हैं। हाँ, अगर रियलिटी में कोई इस तरीके की बात आपके सामने आती है तो डेफिनेटली आपको समझदारी से एक्शन लेना है, लेकिन वैसे आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कर चलना है, उसके एक्शंस पर ट्रस्ट करके चलना है, उसके सजेशंस पर ट्रस्ट करके उसको कंसीडर करने की कोशिश करनी है, और जहाँ पर भी कन्फ्यूजन है उससे बात करना है, सपोर्ट करना है। कई बार क्या होता है कि फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं, कई बार जो लोग कपल्स वर्किंग होते हैं उनके ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, कई बार बच्चों की, कई बार कोई गेस्ट आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपके पार्टनर को आपको सपोर्ट चाहिए होता है, और उसके ऐसे टफ टाइम में अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, उसको ऐसा फील होता है अनलव्ड, उसको ऐसा फील होता है कि आपको उसकी कोई केयर ही नहीं है। तो ये दोनों पर रूल लागू होता है कि अपने पार्टनर पर पूरा कंप्लीट ट्रस्ट करें और उसको सपोर्ट करें। कई बार ऐसा होता है ना कि मेल्स को भी ऑफिस में कुछ महीने में दिन ऐसे आते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको जो है ना काम करना होता है, लेट आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पर अगर आप घर में कलेश रखेंगे, लेट आते हो, तुम्हारा तो हमेशा ही काम है, ऐसा आप उसको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका रिश्ता तो खराब होना ही है ना, क्योंकि वहाँ पर उस पर्सन को लगेगा कि आप उसे समझ ही नहीं रहे हैं। तो आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि ट्रस्ट को बनाए रखना है और उसको सपोर्ट देना है। तो ये कैसा होना चाहिए आपका? अनकंडीशनल। रिश्ते में एक सौदेबाजी नहीं होती कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पहले आपको खुद सपोर्ट करना होता है दूसरे को। आपसे का सपोर्ट देखकर, आपकी अच्छाई देखकर सामने वाले को भी समझ आ सकती है। अगर लेकिन आप अपनी अच्छाई दिखाएंगे नहीं और सामने पहले एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले तुम अच्छाई करके दिखाओ, तुम सपोर्ट करो, जब भी मैं बदले में करूंगा, तो इस तरीके से, इस बहस से कभी भी आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता। तो पहले देने में विश्वास कीजिए, मिलेगा जरूर, क्योंकि जो आप देते हैं वो आपके पास लौट कर आता ही आता है। यही संसार का नियम है। इसी तरह से ऑनेस्टी, ईमानदारी रखनी है। अब आपके पीछे कोई जाएगा तो है नहीं हर वक्त,
तो ये आपकी अपनी भी जो ना अंतरात्मा की बात होती है कि आपको अपने रिश्ते में ईमानदारी रखनी है, आपने अपने हिस्से की चाहे जिम्मेदारी निभाने की रखनी हो, अपने कैरेक्टर के प्रति आपको ऑनेस्ट रहना हो, अपने रिलेशनशिप के प्रति, हर चीज़ के प्रति आपको ऑनेस्ट जरूर रहना है। जितनी ऑनेस्टी, जितनी ईमानदारी आप रिश्ते में रखेंगे, आपसे कोई गलती भी हो गई है आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप जो है ना उस ऑनेस्टी के बेसिस पर अपने पार्टनर का दिल जीत लेंगे। और जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतनी ही पॉजिटिव वाइब्स आपके पार्टनर तक पहुंचेंगी और आपका रिश्ता बहुत ही क्लोज रहेगा। क्योंकि जो भी पर्सन ऑनेस्ट होता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से लेके उसके आसपास का ऑरा उतना ही क्लीन, उतना ही प्योर होता है और इससे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहता है। तो आपको अपने हिस्से की ईमानदारी रखनी है, क्योंकि आपके पीछे पीछे कोई जा नहीं सकता और आप पर 100 चेक भी लगा लिए जाएं, जिसको बेईमानी करनी होती है वो कर ही लेता है। तो रिश्ते में ईमानदारी, ऑनेस्टी मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ होती है, जिसके बेस पर रिश्ता उस जन्म में, उस जीवन में तो चलता है, लोग उसकी कदर कर कर उसको आगे के जन्मों के लिए भी मांगने लग जाते हैं। तो ऑनेस्टी एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वालिटी है। अगर आप किसी भी पर्सन से पूछो कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो मेल और फीमेल सब बोलेंगे ऑनेस्ट जरूर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है जो आप अपने अंदर सेल्फ डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इसको कोई दूसरा आपके अंदर डेवलप नहीं करना चाहिए। आपके अंदर डुअलिटी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हो कि कुछ मामले में आप ऑनेस्ट हैं और कुछ मामले में अरे इतना तो चलता है ना। नहीं, ऐसा चलता है वाला एटीट्यूड रिश्ते में नहीं चलता है एक्चुअली। तो आपको समझना होगा कि ऑनेस्ट होना ही है। इसी तरह से रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग, अब आपने शादी की है तो अपना परिवार भी शुरू किया है, आपके बच्चे हैं, तो आपके एफर्ट से जब बच्चे इस दुनिया में आए हैं और ईश्वर ने ये नियम बनाया है कि एक बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार मिले, तो जिम्मेदारियां भी माता पिता दोनों को मिलकर निभानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फीमेल की जिम्मेदारी है कि उसी को बच्चे की टेक केयर करना है, उसी को पढ़ाना है। यहाँ पर मेल्स का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा होना चाहिए। आप अपने वर्क प्रोफाइल के हिसाब से, आप अपने आपस की अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऊपर नीचे कभी मैनेज कर सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेनली दोनों की होती है। झगड़ा वहाँ पर होता है जहाँ पर बच्चों की जिम्मेदारी किसी एक पार्टनर पर आ जाती है, तो वहाँ पर उसको ऐसा फील होता है कि मैं ही क्यों, मेरी ही सारी जिम्मेदारी क्यों है। और ज़्यादा बिगड़ तब जाता है रिश्ता जब किसी एक पर्सन को ब्लेम कर दिया जाता है कि बच्चे ना तुम्हारी वजह से नहीं पढ़ रहे, तुम्हारी वजह से बिगड़ रहे हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पर जहाँ पर इस तरीके के ब्लेम गेम और एक पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो वहाँ पर भी आपका बॉन्ड खराब होना शुरू हो जाता है। आपको समझना है कि बच्चा आप दोनों के गुण लेगा, क्योंकि वो उसका जो शरीर बना है, जो अंदर से वो बना है, वो भी आप दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो उसकी पर्सनालिटी भी जो है ना आप दोनों को देखकर बनेगी। अगर एक पर्सन को, एक बच्चे को ऐसा लग रहा है कि उसकी मदर ही मदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका फादर बिल्कुल ही बैक फुट पर रहता है, तो भी तो बच्चा गलत ही चीज़ें सीख जाएगा ना। और उसमें उसकी मदर का कोई फॉल्ट नहीं होगा, उसमें आप ही का फॉल्ट होगा, क्योंकि आपने उसे कभी इस तरीके का डेमो दिया ही नहीं कि फादर का भी कोई कंट्रीब्यूशन होता है। अगर वो एक मेल चाइल्ड है तो भी वो एक गलत बात सीखेगा कि फीमेल को इस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे तक भी उसका सिस्टम खराब रहेगा। अगर वो फीमेल है तो उसका हो सकता है कि इस चीज़ से मन ही हट जाए कि क्या ही करना, शादी करके क्या ही करना है कि घर का भी करो और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाओ, मतलब हस्बैंड का तो क्या ही रोल होता है। तो वहाँ पर बच्चों को रॉन्ग कंडीशनिंग भी हो सकती है। तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट भी बनना है, मतलब ये भी एक तरीके से कपल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह एक गोल सेट कर कर, एक टीम की तरह, एक यूनिट की तरह आपको बच्चों को देखभाल करना है। इससे आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। इस तरह से शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हाउस होल्ड काम की है, कोई मार्केट के काम की, कोई बैंक की है, किसी रिलेटिव से रिलेटेड है, कुछ भी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। भाई ज़िंदगी है तो जिम्मेदारी भी है, तो वहाँ पर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उनको बांट लेना है। मतलब आपको जो भी आपकी पर डे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कुछ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो रहती हैं, तो उसको आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर लेना है। क्योंकि जितनी शेयर करेंगे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिटी के साथ, उतना आप ना उस चीज़ को पूरा करने के लिए टाइमली रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे। और आप अपने अपने हिस्से का ईमानदारी से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन देते रहेंगे तो आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। सपोज कीजिए आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, आप समझ रहे हैं, लेकिन आप उन दिनों बिजी हैं, तो टाइमली अपने पार्टनर से शेयर कीजिए कि किस रीज़न की वजह से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस बार फुलफिल नहीं कर पाएंगे। और टाइमली उनको इस तरीके से, ये नहीं कि आप उन पे थोप रहे हैं,
इस तरह से एम्पैथाइज करते हुए कि आप समझ रहे हैं कि उनके लिए थोड़ा ओवरबर्डन हो जाएगा, बट जो है ना इस बार अगर वो संभाल लेंगे तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और उनके लिए ग्रेटफुल वाले एटीट्यूड के साथ, एक थैंकफुलनेस के साथ जब आप इस तरीके से उनसे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन मांगेंगे तो बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी इरिटेशन के वो आपको जो है ना सपोर्ट करेंगे और इससे आपका रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और हाँ, मदद लेने की उम्मीद रखते हैं तो मदद देनी भी है। कभी ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ ऐसा होगा तो भी आपको उनके साथ ऐसे ही सपोर्ट करना है। इसी तरह से इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आज फीमेल्स की बात स्पेशली अभी करते हैं इस पॉइंट पर कि आज फीमेल्स मानती हैं कि भाई मैं भी मैन के इक्वल हूँ और हमारा बराबरी का वो है, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। तो अभी क्या हो गया है कि मोस्टली जो है ना कपल्स ना दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर आप दोनों ही अर्न कर रहे हैं तो फैमिली में प्रॉपर्टी बनानी हो या फैमिली में कुछ लग्जरी बढ़ानी हो या किसी और तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो तो आपका दोनों का इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि वैसे तो आपको काम करना है लेकिन मेरा अपना अपना रिजर्व अलग कर लिया। अब सपोज कीजिए आप फीमेल हैं और अपना अर्न नहीं करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर फीमेल को बाहर जाकर ही अर्न करना है। तो आपको क्या करना है, आपको जो खर्चा मिलता है तो उसका इकोनॉमिक मैनेजमेंट इतना अच्छा करना है आपको ताकि आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सेव करके उस सेविंग से इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जब भी ज़रूरत पड़े तो आप अपने हिस्से का ज़रूर दे पाएँ। वैसे भारतीय महिलाएं इस मामले में बहुत अच्छी होती है। मैंने अपनी मम्मी को भी हमेशा देखा है कि कितना भी खर्चा उनको मिलता था करने के लिए लेकिन उसमें से बहुत सारी सेविंग्स वो निकाल ही लेते थे। तो आप जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो बेसिकली वर्किंग वुमेन से भी ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं क्योंकि घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक कंपनी को मैनेज करना आसान हो सकता है लेकिन घर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी होती है क्योंकि उसमें ना कोई छुट्टी होती है ना ही कोई टाइम लिमिट होती है। तो आप अगर हाउस वाइफ भी हैं तो अपने आप में आप और भी ज़्यादा काबिल तारीफ़ हैं। आप अपनी सेविंग स्किल्स से, आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स से, आप अपने विजडम से अपना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं और प्राउड वाली फीलिंग के साथ दे सकती हैं क्योंकि हाउस वाइफ के जैसा कोई और नहीं है। तो हमें समझना है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आगे, फेयरनेस। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए तो बड़े स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, जो भी आपने कहना है चाहिए आपने स्पष्ट कह दिया, लेकिन जब सामने वाले ने आपके सामने स्पष्ट होने की, फेयर होने की कोशिश करी तो आपने उसमें बहुत सारी कमियां निकालनी शुरू कर दी, उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, उसको गलत बताना शुरू कर दिया। आपको समझना है आपके अंदर डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। रूल्स आपके लिए जो हैं वो आपके पार्टनर के लिए भी होने चाहिए। अगर आप लेट आ सकते हैं ऑफिस से तो आपका पार्टनर भी लेट आ सकता है। अगर आप किसी के साथ लंच डिनर मीटिंग पे जा सकते हैं तो आपका पार्टनर भी जा सकता है। आपको समझना है कि फेयर होना चाहिए। अगर आपको यह है कि नहीं मुझे इस रिश्तेदारी में नहीं जाना है, ये रीज़न है, तो आपकी अगर वाइफ भी मना कर रही है कि मुझे नहीं जाना है उसमें और ये रीज़न है, तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी जो है ना कंसीडर करना है। आपको फेयर होना है, डुअलिटी नहीं रखनी है कि मेरे लिए रूल अलग है तुम्हारे लिए रूल अलग है। इस तरीके के अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग रखोगे और फेयर नहीं होंगे, किसी भी चीज़ में स्पष्टता नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, दोगलापन होगा, तो ये रिश्ते को खा जाएगा। आपको समझना है कि जितना आप फेयर होते हैं रिलेशनशिप में उतना ही अच्छा आपका रिश्ता बनता है। तो हर चीज़ में फेयर होने की कोशिश कीजिए। अब लेकिन फेयरनेस को इतना डिस्टॉर्टेड वे में भी अपने ऊपर हावी मत कर लीजिएगा कि आप इतना ज़्यादा रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर लें कि ज़रा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी या ज़रा सा भी किसी इंसान ने आपके लिए कुछ सरप्राइज़ या किसी और इमोशन की वजह से आपको कोई चीज़ अभी टाइम पे नहीं बताई है तो उसको मिस इंटरप्रेट कर लें। क्योंकि उसमें भी क्या है कि बिल्कुल फेयर होने के नाम पर सामने वाला आपके लिए कुछ भी सीक्रेट या कुछ भी इस तरीके से सरप्राइज नहीं प्लान कर सकता, क्योंकि हर चीज़ को आपको एक स्ट्रॉन्ग अर्ज पैदा होने लगती है कि मुझे क्लियरली बताओ, स्पष्ट बताओ। आपके जो भी प्लान्स हो, आपको कहीं पर ट्रिप प्लान करना है या कहीं पर आपको लाइक ऑफिस का कोई असाइनमेंट मिला है, आपको कहीं जाना है, तो उसको एडवांस में क्लियरली एक्सप्रेस करके रखें। क्योंकि सीक्रेटिव अगर अननेसेसरी आप रहेंगे तो वो भी रिश्ते का जो है ना आपको दूरी पैदा करेगा और आप ज़रूरत से ज़्यादा फेयरनेस एक्सपेक्ट करेंगे कि एक एक बात आपको जैसी हुई थी उसी तरीके से बताई जाए, तो ये भी आपके रिश्ते को एग्जॉस्ट कर देगी। तो बैलेंस में फेयरनेस को आपको अपनी लाइफ में रखना है जिससे आपका रिश्ता बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो सके। तो मैंने आज आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं। वैसे तो अनगिनत इतने सारे पॉइंट्स हैं लेकिन एक वीडियोस में सारे नहीं बताए जा सकते हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं जिन बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको इन बातों का खास ख्याल रख के अपने रिश्ते को एकदम प्यार भरा, सम्मान से भरा, परवाह से भरा हुआ रखना है, क्योंकि वो आपका जीवन साथी है जो आपके जीवन में साथ रहेगा और उससे बढ़िया साथ कोई दे ही नहीं पाएगा। तो ऐसे इंसान के साथ
प्यार से, सम्मान से रहने में ही समझदारी है। तो जो भी कमी आपको लगती हैं उनको आप दूर कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने क्या सीखा और किस और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। अपना और अपने पार्टनर का खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।